सामने हो मुश्किल तो कदम ना मोड़ देना, सामने हो मुश्किल तो कदम ना मोड़ देना, दिल में बने अरमानों को यूं ही ना तोड़ देना। अरे चींटियां भी हाथी को मार गिराती हैं, चींटियां भी हाथी को मार गिराती हैं, तुम तो इंसान हो अपनी साख ना छोड़ देना। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्रह्मांड से आजकल बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जितने भी आपके सवाल हैं सबको यहाँ पे पूरा करूं। आपके जितने भी रिलेटेड सवाल होते हैं उन सभी को यहाँ पे मैं लेके आया हूं। आप इस वीडियो की मतलब इस कॉन्सेप्ट की 2-3 वीडियो बन सकती हैं, जिसे हम लगातार आपको डालते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम इंगित नहीं कर सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते। एक ऐसा पार्टिकल है जिसका पूरा अगर हम देखें, जिसको हमने देख रखा है वह भी ब्रह्मांड, जिसको नहीं देखा है वह भी ब्रह्मांड। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसे जीरो कहा है, शून्य कहा है। शून्य क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है जिसके अंदर लाखों अरबों करोड़ों तारे हैं, उनके उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, गैस हैं, पिंड हैं, सारी चीज़ें हैं, वो जहाँ तक हमने देखा है वह तो है, जिसको तो हमने जाना है वो तो है ही, उसके अलावा जो हमने नहीं जाना है वो भी तो है। तो उसको कहाँ तक जाएंगे? तो उस चीज़ को शून्य बताया गया है इस कारण से कि उसको हम नाप नहीं सकते, उसको हम कभी नाप नहीं सकते। जिस प्रकार कहते हैं ना अनमोल, जो हीरा अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, इसी प्रकार हम अपने ब्रह्मांड को नाप नहीं सकते हैं, इसी कारण इसको जीरो कहा गया है। तो ब्रह्मांड को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक को कहा जाता है दृश्य ब्रह्मांड, दृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड। और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड। एक दृश्य ब्रह्मांड और एक अदृश्य ब्रह्मांड। तो ये दो प्रकार के जो ब्रह्मांड हैं, दृश्य ब्रह्मांड क्या है? इंसान ने एक अनुमान लगाया है, जिस अनुमान लगाया है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड हो सकता है, उसको कहा जाता है दृश्य ब्रह्मांड। और बात की जाए अदृश्य ब्रह्मांड की, तो अदृश्य ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जिसको हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया। उसके अलावा भाई दृश्य ब्रह्मांड जो हमने अंदाज लगा लिया कि हाँ यहाँ तक हो सकता है, तो उसको तो हमने दृश्य ब्रह्मांड में संज्ञा दे दी। लेकिन इसके अलावा क्या ब्रह्मांड आगे कुछ नहीं है? वहाँ पर भी तो हो सकता है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँची है। तो वो जो जिसको हमने सोचा भी नहीं है, वो उसको कहा जाता है अदृश्य ब्रह्मांड। अभी बात की जाए कि दृश्य ब्रह्मांड हमने अनुमान किस प्रकार लगाया। देखो, किसी चीज़ को अंदाज लगाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरी देनी पड़ती है। तो इसके लिए भी एक थ्योरी आई दृश्य ब्रह्मांड के लिए, जिसको बोला गया बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 में ये थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले ये हमारा पूरा ब्रह्मांड, बात करें इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, जितने भी पार्टिकल हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो पूरे के पूरे एक बिंदु में समाहित थे। सबके सब एक बिंदु में समाहित थे। और अब इस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है कि एक पूरा ब्रह्मांड, जिसकी हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, हमारे ये उपग्रह इतने बड़े हैं, तारे इतने बड़े हैं, सूर्य हमारा इतना बड़ा है, ये एक बिंदु में कैसे समा सकते हैं? जी समा सकते हैं। कैसे समा सकते हैं कि देखिए, आपने अलग अलग चीज़ें देखी होंगी। अगर हम बात करें एक लकड़ी की, तो लकड़ी जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस लकड़ी में करीब 200 ग्राम वजन होगा।
100 ग्राम 100-200 ग्राम आसपास ये वजन होगा। अगर मैं इतने ही बराबर का अगर मैं लोहा ले लूँ, इतने ही बराबर का एक लोहा ले लूँ तो उसमें वजन करीब 1 किलो हो जाएगा। अगर मैं इतने ही साइज का एक गुब्बारा ले लूँ तो उसमें मात्र कुछ ग्राम वजन रह जाएगा। लेकिन आयतन तो उतना ही है, लेकिन वजन जितने उसके अंदर परमाणु हैं, जिसके अंदर जितने परमाणु हैं उतना ही भार बढ़ जाता है, और जितना ही वो दबाव डालते हैं वो चीज़ें उतनी छोटी बड़ी होती हैं दबाव के अनुसार। तो यही कारण था कि एक इस छोटी सी बिंदु में का आयतन बहुत छोटा था, इसमें भार बहुत ज़्यादा था, इसमें भार पूरे ब्रह्मांड के बराबर था। इसको अगर उन्होंने संज्ञा दी है जॉर्ज लेमेंटर ने कि एक फुटबॉल के बराबर का इसका आकार रहा होगा पूरे ब्रह्मांड का। अत्यधिक दबाव होने के कारण इसमें एक महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट को नाम दिया गया बिग बैंग। और इस बिग बैंग के विस्फोट होने के बाद ये पूरा जो ब्रह्मांड था, जो एक इसमें समाहित था, वो विस्फोट के द्वारा अपने छितर बितर हो गया और इसके अलग अलग पार्टिकल अलग दिशाओं में फैल गए। और उन्हीं से हमारे तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं, सबका निर्माण इस बिग बैंग थ्योरी से हुआ। और इसमें विस्फोट होने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड में काफ़ी तेज स्पीड से छूटने लग गए, चले गए, इस जगह को छोड़कर अलग अलग निकल गए। अब इन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि कितना बड़ा हो सकता है, तो उन्होंने देखा आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ था, और कोई पिंड जब यहाँ से छूटा और वो 13.7 अरब वर्ष में कितना दूर गया होगा, कि 13.7 अरब वर्ष में कितना दूर गया होगा उससे, वो भी स्पीड में। तो वो स्पीड क्या मानी गई, जो हमारी खगोलीय की दूरी की इकाई होती है, यानी कि प्रकाश वर्ष। यानी कि हमारे सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकाश वर्ष की यानी कि सबसे तेज गति यही होती है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जो हमने अब तक जानी है। उस प्रकाश गति की स्पीड से भी अगर ये चले पार्टिकल, तो ये कहाँ तक पहुँचा होगा, और एक पार्टिकल इधर से इधर भी गया होगा, यहीं से एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, तो ये पूरा एक व्यास बन गया जो 13.7 अरब वर्ष उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे, और इस एक पार्टिकल को जो यहाँ पहुँचा है इसे भी 13.7 अरब वर्ष लगे। और ये इसका क्या हो गया, ये एक मान लें तो ये व्यास हो गया। और इसी के चारों ओर इसी को हमने इससे भाई प्रकाश की गति से भी कोई पिंड चलेगा तो इससे बाहर तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इतने को इसी सिद्धांत को दिया गया कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड हो सकता है, जितने भी पार्टिकल होंगे वो इस दायरे के अंदर होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे महाविस्फोट सिद्धांत के तहत। तो इस वाले ब्रह्मांड को जो हमने अनुमान लगाया है, इसी को बोला जाता है दृश्य ब्रह्मांड, इसी को बोला जाता है दृश्य ब्रह्मांड। और उसी बिग बैंग सिद्धांत से हमारे सारे ग्रह, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, सूर्य जितने भी हैं वो सब के सब उसी बिग बैंग सिद्धांत से ही उत्पत्ति हुई है। अब बात करें हमारे ब्रह्मांड की, दृश्य ब्रह्मांड की। अब देखो ये हमने अंदाजा लगाया बिग बैंग सिद्धांत, जिसमें विस्फोट हुआ और इतना बड़ा ब्रह्मांड फैल गया और लगातार फैल रहा है, वो लगातार फैल रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार कोई चीज़ जब तक कोई चलती हुई चीज़ पर कोई बाहरी चीज़ दबाव नहीं डालेगी जब तक वो रुकेगी नहीं, वो लगातार चलती रहेगी। तो बाहर ना तो वायु है अंतरिक्ष में, ना तो वायु है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है जो इसे रोक सके। हमारी पृथ्वी पर कोई चीज़ हम फेंकें वो रुक जाती है थोड़ी दूर जाकर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, ना ही कोई घर्षण बल, ना ही कोई गुरुत्वाकर्षण बल। तो जिसके कारण क्या होता है, ये चीज़ें लगातार चलती चली जा रही हैं। तो इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, बढ़ रहा है आगे। अब बात करें
अपने ब्रह्मांड की, तो अपने ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हम क्या क्या हैं, तो जिस तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, धूल के कण, गैसें आदि हमारे पूरे ब्रह्मांड के ये चीज़ें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और लगातार बढ़ रही हैं। तो इनका सिद्धांत जो महाविज्ञान सिद्धांत है ये हम दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने, जो बेल्जियम के रहने वाले थे 1960 में। अगर बात करें इससे पहले क्या क्या चीज़ें आई थी ब्रह्मांड के बारे में, किस किस ने क्या क्या कहा था, तो एक खगोलविद थे क्लाइडियस टॉलमी। इन्होंने सन 140 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसको नाम दिया गया भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, चारों घूम रहा है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब के सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारा ब्रह्मांड है क्या, क्लाइडियस टॉलमी के अनुसार। ठीक है, तो अगर बात आ जाए भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो क्लाइडियस टॉलमी ने दिया था 140 ईस्वी में। इसको भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता था। उस समय पे सबसे बड़ा जो ग्रह था वो हमारी पृथ्वी मानी जाती थी। ठीक है, अब बात आए कि एक तो हमारा हो गया भूकेंद्रीय सिद्धांत, तो दूसरा है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। दूसरा है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले जो पृथ्वी को माना जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा नहीं है। और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जितने भी पिंड हैं वो सब के सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इसलिए सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसके अनुसार? कोपरनिकस के अनुसार। और इस देखो वो जहाँ के रहने वाले थे कोपरनिकस, वहाँ पर पृथ्वी को देवता माना जाता था और देवता इतना ऊपर माना जाता कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ बोल दे अगर पृथ्वी के खिलाफ तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी। तो उस समय पर कोपरनिकस ने भी जब ये कहा कि पृथ्वी हमारी सूर्य का पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और जो पूरा केंद्र है वो सूर्य है, तो इस चीज़ को उन्होंने गलत समझा कि ये भगवान के खिलाफ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो इसी कारण कोपरनिकस को जेल में डाल दिया गया और उनकी मौत भी जेल में ही हो गई। सिर्फ किस कारण से कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तो हैं काफ़ी चीज़ें, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए तो आपको मैंने बता दिया। तो सूर्य केंद्रीय अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो कोपरनिकस ने दिया था। अब बात आ जाए भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, वो किसने दिया था, तो क्लाइडियस टॉलमी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1805 में एक खगोलविद आए जिनका नाम था हर्शल। 1805 में वैज्ञानिक आए, खगोलविद आए हर्शल। उन्होंने दूरबीन से पता लगाया कि सूर्य और हमारा सौर मंडल ये ब्रह्मांड के
एकमात्र अंश के बराबर हैं। तो 1805 में हर्शल एक खगोलविद आए, उन्होंने दूरबीन से पता लगाया कि सूर्य और हमारा सौर मंडल पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र अंश के बराबर है। ये सबसे पहले किसने कहा था? तो हर्शल ने कहा था। अब इसी समय पे जब दूरबीन की बात आई है तो एक चीज़ आपको और बता दी जाए कि दूरबीन का आविष्कार जो है कोपरनिकस ने किया था। सबसे पहले उन्हीं ने दूरबीन का आविष्कार, तो उन्हीं ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। अब देखो बात की जाए कोपरनिकस की भी बात करें तो कोपरनिकस ने हमारे जितने भी आसपास के ग्रह हैं सभी की खोज कोपरनिकस ने की है। जैसे कि बात करें बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों की खोज जो की है वो कोपरनिकस को इनका खोजकर्ता माना जाता है। अगर आगे बात करें हमारे ब्रह्मांड की, तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है कि इसमें करीब 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे हैं। तो अब बात आया आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? एक आकाश गंगा होती है जिसके ये काफ़ी तरीक़ा की होती है, सर्पीले आकार की, गोल गोल, जिसमें क्या होता है एक केंद्र में एक ऐसी पावर होती है, उसको कई जगह कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल जो है इसकी पावर इतनी होती है कि ये पूरी आकाश गंगा में एक गुरुत्वाकर्षण बल तैयार करके रखता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल इतना खतरनाक होता है कि आसपास की सारी चीज़ों को वो अपने अंदर समाहित करता रहता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में माना जाता है कि प्रत्येक आकाशगंगा में एक ब्लैक होल होता है, जिसके कारण इसके आसपास जो करीब में बताए हैं 100 अरब तारे, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते इसके करीब आते आते इसी में ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये पूरा जो होता है इसमें 100 अरब तारे होते हैं, इस पूरे इन 100 अरब तारों का समूह और उसमें उपग्रह वगैरह होते हैं, वो एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। इन आकाश गंगाओं में एक काफ़ी चमकदार सफ़ेद कलर के, नीले कलर के, काफ़ी कलर के भी हो सकती हैं, सर्पीले आकार की भी हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें अपनी आकाश गंगा की, तो हमारी जो आकाश गंगा है उसको नाम दिया गया दुग्ध मेघला। अंग्रेजी बात में तो मिल्की वे, ये हमारी आकाश गंगा है। अगर हमारी बात करें सबसे करीब की आकाश गंगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बात करें हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, तो वो है एंड्रोमेडा। हिंदी में बात करें तो देवयानी आकाश गंगा। ये याद रखना है हमें। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला है, अंग्रेजी में मिल्की वे। और अगर बात करें हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा तो वह एंड्रोमेडा है, जिसको हिंदी में देवयानी कहा जाता है। तो बात करें ये हमारी आकाशगंगा हो गई दुग्ध मेघला, एंड्रोमेडा हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा हो गई। और एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, वो है नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा। तो नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा कौन सी है? डवार्फ हमारी नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। अब बात करें एक शब्द आता है निहारिका। निहारिका बोलने तो नेबुला, ये क्या होता है?
निहारिका एक ऐसी ब्रह्मांडीय नर्सरी होती है जिनमें तारों का निर्माण होता है, जिसमें तारे बनते हैं। ये काफ़ी चमकीली होती है। इसमें धूल के कण, बादल आदि मिलकर एक नवीन तारे का निर्माण कर रहे होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? निहारिका कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। बहुत सुंदर दिखाई देती है। एक शब्द आता है साइरस, या कहो डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार ये क्या होते हैं? तो सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाले और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकदार जो सूर्य और तारे होते हैं उनको कहा जाता है साइरस या डॉग स्टार। यानी कि सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाले और 20 गुना अधिक चमकीले तारों को साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, दुगने द्रव्यमान वाले, दुगना द्रव्यमान होना चाहिए और चमकीलापन 20 गुना चमकीले होने चाहिए। वो हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे साइरस या डॉग स्टार कहलाते हैं। अगर बात करें कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो हमारे सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात करें तारों की। आखिर तारे क्या हैं? तारे जैसे कि हमारा सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो तारे की बात करें तो तारे, इनकी ऊर्जा का स्रोत, इनकी जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन कण मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस क्रिया में 4 हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो इससे एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही ऊर्जा इनका स्रोत होते हैं तारों का। तो कभी भी आ जाए तारे, जैसे कि हमारे सूर्य हो गया या जितने भी प्रकार के तारे होते हैं सभी का नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अब बात की जाए तारे की अवस्थाओं की बात की जाए तो तारे का जब निर्माण होता है, जब वो नवजात होता है, तो हम उसकी अवस्थाओं को रंग से पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर तारा नीले कलर का है, नीला है, तो उससे हम कह सकते हैं नवजात तारा, यानी कि अभी इसका निर्माण हुआ है, नवजात तारा। अगर यह सफ़ेद है, अगर इसका रंग सफ़ेद है तो हम इसे कह सकते हैं किशोर। अगर तारा पीला है तो हम इसे कहेंगे जवान। और अगर यह लाल है, इसका रंग लाल है, तो हम इसे कहेंगे प्रौढ़, यानी कि बूढ़ा तारा। ठीक है, तो इस प्रकार हम उनके रंगों से पहचान सकते हैं। बात करें अपने सूर्य की तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? हमें सफ़ेद दिखाई देता है। देखिए सुबह और शाम उसका रंग
जो लाल हो जाता है वो चीज़ नहीं है, वो उस क्षितिज से नीचे जाने पर उसका रंग रिफ्लेक्शन के कारण लाल दिखाई देता है। तो वो चीज़ नहीं, दिन के समय जो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है उस समय उसका रंग सफ़ेद होता है, वो उसका सही रंग होता है जो वो होता है। तो वो होता है हमारा किशोर, यानी कि हमारा तारा जो हमारा सूर्य है उसका रंग कैसा है, सफ़ेद है। तो वो कैसा है, अभी किशोर है। ठीक है, तो हमने समझा कि तारे की अवस्थाएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं और उनको उनके रंग के अनुसार हम उनको पहचान सकते हैं। अब बात की जाए कि जैसे अभी कहा था कि चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, उससे एक ऊर्जा बनती है और वही इसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाए, भाई 4 हाइड्रोजन कण मिलकर एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाए, धीरे खत्म होगी, हीलियम बनती जाएगी, तो क्या होगा, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी तो तारे नष्ट हो जाएंगे, तारों में एक विस्फोट होगा और वो नष्ट हो जाते हैं। तो बात करें लाल तारे की, लाल तारा, इस लाल तारे का क्या है कि इसको ही लाल दानव कहा जाता है, इसको लाल दानव कहा जाता है और ये लगातार अपना आकार बढ़ाता चला जाता है और एक दिन आकर इसमें एक विस्फोट हो जाता है, जिस विस्फोट को जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है और इस तारे की मृत्यु हो जाती है। अब सुपरनोवा विस्फोट से 2 प्रकार के तारों का जन्म होता है। एक 1.4 जिसका द्रव्यमान 1.4 से अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान 1.4 से अधिक होता है उसको पल्सर तारा कहा जाता है, पल्सर तारा कहा जाता है। एक नए तारे का जन्म होता है जिसका द्रव्यमान अगर 1.4 से अधिक होता है, 1.4 ms से अधिक होता है तो वह पल्सर तारा बन जाता है, जिसको न्यूट्रॉन्स तारा भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स तारा भी कहा जाता है। और अगर 1.4 ms से कम का होता है, 1.4 से कम का तारा जो होता है उसे श्वेत वामन तारा कहा जाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट से 2 प्रकार के तारों का जन्म होता है। अगर उसका द्रव्यमान 1.4 से अधिक है तो वह एक पल्सर तारा के रूप में बनता है, अगर उसका 1.4 ms से कम है तो वह एक श्वेत वामन तारा बन जाता है। ये पल्सर तारा जो होता है, ये जो पल्सर तारा होता है ये समय के अनुसार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और छोटा होते हुए ये इतना छोटा हो जाता है कि इसका द्रव्यमान, इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण और घनत्व असीमित हो जाता है, जिसके कारण यह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्लैक होल का निर्माण कहाँ से होता है, सुपरनोवा विस्फोट से ब्लैक होल का निर्माण होता है। पहले ये 2 तारों का निर्माण करता है, पल्सर तारा और श्वेत वामन तारा। पल्सर तारा जो है कि समय के अनुसार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल असीमित हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। मतलब इसका घनत्व छोटा हो जाता, इसका आकार जो है बहुत छोटा हो जाता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है, जिसके किसका निर्माण हो जाता है, ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। अगर बात करें हम 1.4 ms की, तो 1.4 ms इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा।
ये भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये दिया गया है। इसकी परिकल्पना की खोज चंद्रशेखर ने की थी, इसलिए जो ये इन्होंने जो ये आंकड़ा दिया है 1.4 ms, उसको चंद्रशेखर सीमा कहा गया है इन्हीं की वजह से। तो अगर इससे द्रव्यमान अधिक होगा तो उससे निश्चित है कि क्या कहते हैं उसे, ब्लैक होल का निर्माण होगा। अगर इससे कम है तो एक नए तारे का निर्माण हो जाता है, जो समय के अनुसार फिर से एक तारे में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ तक हमने किया। अब बात करें ब्लैक होल की। इस पद्धति को किसने दिया, किसने बताया इस ब्लैक होल के बारे में? तो जॉन व्हीलर। किसने बताया हमें? जॉन व्हीलर ने बताया। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन व्हीलर ने हमें बताया कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ होती है। इसके बारे में खबर किसने दी? जॉन व्हीलर ने इसके बारे में हमें बताया। तो आज हमने समझा हमारे ब्रह्मांड के बारे में, कैसे इसका जन्म हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, तारे का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, कितना समय पुराना था। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की टॉपिक में बात करेंगे सौरमंडल की, हमारा सौरमंडल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, बस सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद।